नमस्ते फ्रेंड्स। मैं चंदा श्रीवास्तव एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी भागीदारी। बयान मास्टर मुकुंद लाल का मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर ठीक ठाक बयान दूंगा। श्रीमती मोहिनी का पति भी मास्टर था। ऐसा लगता था कि उसकी आय अच्छी है। जी नहीं, उनके घर में मेरा आना जाना नहीं था। कभी कभी मोहल्ले में होने वाले विवाह आदि मंगल कार्यों में हरिशंकर मिलता तो राम राम हो जाती थी। वह बहुत मिलनसार नहीं था, संकोची स्वभाव का था। मोहल्ले में इस बात की चर्चा थी कि हरिशंकर बीमार रहता है और मोहिनी उसकी बहुत सेवा करती है। जिस दिन हरिशंकर का देहांत हुआ उस दिन मैं कहीं बाहर गया था। वापस आया तो मोहल्ले में मोहिनी की ही चर्चा सुनी। मोहल्ले के लोग को यही चिंता थी कि इस बेचारी का घर कैसे चलेगा, उसके बच्चे का पालन पोषण कैसे होगा। हरिशंकर के गुजर जाने की तिथि मुझे याद नहीं, कई वर्ष हो चुके थे। शायद उसके 4-5 बच्चे थे। बड़ा लड़का था या लड़की मुझे मालूम नहीं। हाँ, उन्हीं दिनों रविशंकर के मित्र राजकुमार के बारे में ही मोहल्ले में विशेष फुसफुसाहट होने लगी। उसकी नीली आंखें मोहल्ले में बहुत प्रसिद्ध थी। राजकुमार के बारे में लोगों की सोच एक जैसी नहीं थी। उसकी चर्चा होने पर कोई कहता काना और कचरा विश्वास के काबिल नहीं होता। यह कौन है, इनका लगता क्या है। दूसरे कहते हैं कोई भी हो, इन बेसहारों के लिए तो परमेश्वर है जिनका आज कोई सहारा नहीं। मैं नहीं जानता कि राजकुमार क्या काम काज करता था। हम मास्टर लोग दूसरों के बारे में छानबीन करना अच्छा नहीं मानते। उसके शराब पीने के बारे में मुझे नहीं पता। लोगों का क्या कहना है, आंखों से देखकर ही बात करनी चाहिए। हाँ, राजकुमार वस्त्र अच्छे पहनता था। उस घर में सभी अच्छे वस्त्र पहनते थे, मोहिनी भी और उसके बेटे बेटियां भी। मैं राजकुमार के मोहल्ले में देखता तो था, परंतु उससे कभी मेरी बातचीत नहीं हुई। श्रीमती मोहिनी के घर में मोहल्ले के दूसरे लोगों के साथ अफसोस करने के उन दिनों में 1-2 बार गया था। घर का रहन सहन उच्च कोटि का लगता था। नहीं, इस बात का मुझे नहीं पता कि हरिशंकर के पास कितना धन था। उसके कुछ दिनों के पश्चात यह सुना कि मोहिनी बच्चों को लेकर कहीं चली गई। इस बात का मुझे पता नहीं कि राजकुमार उसके साथ गया था या कहीं और चला गया। इस लड़की को मैं नहीं पहचानता। मोहिनी के 4-5 बच्चे मैंने देखे जरूर है, पर उनकी पहचान मुझे नहीं। श्रीमती मोहिनी की अपने बच्चों के से बहुत प्रेम था। जी 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 हाँ। राजकुमार का बयान। मेरा नाम राजकुमार है। मैं एफए तक पढ़ा हूँ। नहीं, मैंने एफए पास नहीं की, फेल भी नहीं हुआ। मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मुझे एक नौकरी मिल गई थी। पढ़ने में मुझे विशेष रुचि नहीं थी। मुझे कलकत्ता की एक कंपनी की एजेंसी मिल गई थी। उस कंपनी द्वारा बनाई गई दवाइयों की बिक्री का काम था। मेरी आय 400-500 रुपये महीने की थी। मैं 5 वर्षों तक यह एजेंसी चलाता रहा। नहीं वकील साहब, मुझे शिकार खेलने का शौक़ नहीं था। शिकार खेलने की न मुझे रुचि थी और न ही उत्साह। मेरे पिताजी बड़े कोमल स्वभाव के व्यक्ति थे। वह ज्योतिष थे। हम 3 भाई बहन थे। एक अध्यापक बन गया, दूसरा घर से भाग गया, उसका कोई पता नहीं चला। नहीं पिताजी कोई मकान जायदाद हमारे लिए छोड़ कर नहीं गए। कहीं गांव से थोड़ी सी ज़मीन थी, वह न तो मैंने संभाली और न ही मेरे छोटे भाई ने। जो अध्यापक था वह बेचारा आज यहाँ से कल वहाँ, मैं भी घुमक्कड़ स्वभाव का था। हरिशंकर मेरा मित्र भी था और कारोबार में मेरे हिस्सेदार भी। लाभ की परिस्थिति में
1 रुपये से 25 पैसे का हकदार था। कागज़ पत्री में मेरा ही नाम था। वह सरकारी कर्मचारी था, इसलिए कागज़ों में उसका नाम नहीं था। श्रीमती मोहिनी के नाम से हो सकता था या नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता, परंतु इस बात की उस समय आवश्यकता नहीं थी। श्रीमती मोहिनी को इस बात का पता था। घर में प्रत्येक माह 100-125 रुपये के ऊपर की आय उससे कैसे छिप सकती थी। भले ही मैं यह पैसे मोहिनी को न देकर हरिशंकर को ही देता था। हरिशंकर की यह दूसरी शादी थी, इसलिए दोनों की आयु में अंतर होना स्वाभाविक था। जिसे मन के मिलन कहते हैं, उसे देखकर वे बेमेल नहीं लगता था, क्योंकि मोहिनी और हरिशंकर की गृहस्थी सहज रूप से चल रही थी। सहज रूप से चलने में 100 या 125 रुपये का कितना हाथ था, इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। बात यह है कि धन के बिना कोई गाड़ी नहीं चल सकती। इस कारोबार की भागीदारी में जो लाभ था, वह उसका हक था। मुझे लगता है यह उसकी समझदारी थी। जी, वह बीमार रहता था। डॉक्टर कहते थे कि उसके जिगर में अल्सर है और एक गुर्दा भी खराब हो गया है। ऐसी स्थिति में मोहिनी ने हरिशंकर को जो प्रेम दिया, जो सेवा की, उसके बिना शायद वह विवाह के बाद 10 वर्ष इस प्रकार की सुखी गृहस्थी नहीं काटता। बीमारी के अंतिम माह में मोहिनी ने हरि की सेवा शुश्रूषा में उसी प्रकार की सावधानी, कर्तव्य परायणता का प्रमाण दिया, जैसे एक सुंदर और समझदार नर्स अपने अधिकार में आए रोगी की सेवा में देती है। हरि एक बार चरपाई पड़ गया, फिर उसके लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। उसके शरीर की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही थी। उसको जीवन दान देने के लिए मोहिनी कभी टॉनिक और कभी गर्म पानी की बोतल बनकर उसकी सेवा करती रही। उसके चारों ओर फैले उदास वातावरण में कभी फूलों की गुलदस्ता, कभी शीतल प्रकाश देने वाली दीपक की ज्योति बनकर सुगंध और प्रकाश बरसाती रही। मैंने यह नहीं कहा कि वकील साहब की मोहिनी हरि उसी प्रकार का कृत्रिम प्रेम था, जैसे एक नर्स को किसी मरीज से होता है। मैंने तो उसकी सावधानी से भी की गई सेवा भावना का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हाँ, इस बात से कोई भी इनकार कैसे करेगा कि मोहिनी और हरिशंकर की जोड़ी बिना मेल की थी। विवाह के समय हरिशंकर की आयु 40 से ऊपर होगी। उसके स्वर्गवास के 10 वर्ष के पश्चात भी मोहिनी अभी 30 वर्ष की नहीं हुई। साहिब, इसमें जरा भी संदेह नहीं, मेरे लिए भी यह अद्भुत घटना है। नारी के लिए बलिदान, उसकी निस्वार्थ सेवा भावना भी कई कठिन परीक्षा थी। अंतिम 3 महीनों में हरिशंकर के प्राण बचाने के लिए मोहिनी का तड़पना आश्चर्यजनक था। मैं भी चाहता था कि हरिशंकर बच जाए, पर डॉक्टर ने उसके बारे में जो कुछ कहा उसे याद करके मैं विधाता था यह भयानक नाटक बड़ी मंजूरी में देख रहा था। उन्हीं दिनों मैंने मोहिनी से एक अद्भुत बदलाव देखा। हरिशंकर की बीमारी के पहले वह अपने खाने पहनने का सारा शौक जैसे भूल गई। वह अचानक उसने पहले वाला अपना श्रृंगार से फिर से शुरू कर दिया। इसकी पहले वाली उदासी और शरीर के प्रति लापरवाही को देखकर मैं मन ही मन डरता था। मुझे लगता था कि मोहिनी की यह उदासी हरिशंकर के लिए ठीक नहीं। बीमार पंडित की कोमल भावना पर उसका बुरा प्रभाव हो सकता है। मुझे यह देखकर बड़ा धक्का लगा। उसका बनाव श्रृंगार उस बीमार हरि के सहन करना कठिन हो गया। मोहिनी ने हरि की ठंडी होती जा रही देह के अंदर अपने रूप के ताप से जो उष्णता पैदा करने का प्रयत्न किया, उससे हरिशंकर का वही हाल होने लगा जो एक चटके हुए सुंदर मुलायम चीनी के मर्तबान का होता है, जिसमें 4 बार गर्म पानी डाला जाए। एक दिन हरिशंकर ने मुझसे कहा, राज, मोहिनी को मैं नारी नहीं समझ सका। 10 वर्षों के जीवन में मैंने बिलौरी शीशे से जैसे कई रंगों की तरंगें निकल देखी। कई बार रंग बिखरते हुए लगते हैं, कई बार जब से एकत्र हो जाते तो
एक सुंदर इंद्रधनुष बन जाता है। मोहिनी का रूप सौंदर्य भी उसी प्रकार का एक बिलौरी शीशा है। राज, मैं जानता हूँ मोहिनी अपने विवाह से प्रसन्न नहीं थी। यह सब उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। यही कारण है कि विवाह के बाद यह न कभी मायके गई और न इसने मायके के किसी अपने पराये को अपने घर आने दिया। इसी कारण से मेरी बीमारी में उनमें से कभी कोई नहीं आया। मैं हर समय इसका चमकता हुआ रूप देखकर शर्माता रहा। आरंभ के 2 वर्षों में उसने मेरे साथ ही मात्र औपचारिकता बातचीत की। उस दिन इस गृहस्थी में हम लोग ऐसा कर रहे थे जैसे रेलगाड़ी के एक डिब्बे में एक ही क्षेत्र का सफ़र करने वाले 2 अनजान मुसाफिर हो। इसकी निष्ठुरता को दूर किया मेरे प्रेम की मौन साधना ने। हमारे ये बच्चे इस बात का प्रमाण हैं। अब आवश्यकता है कि इस बात की है मुझे धीरे धीरे इस रोग के कैद से मुक्त होने दिया जाए। राज, मैं जानता हूँ डॉक्टर क्या कह गया है। यह मोहिनी मुझे चैन से मरने भी नहीं देगी। मेरी रोगी काया से इसे यह नया अनौपचारिक प्रेम क्यों जागा है? उसके रूप के इस नए श्रृंगार की उष्णता से मेरी यह कमजोरी काया झुलस रही है। इस मिट्टी के ढेर से जैसे वह बचे हुए शेष अंगारे उलट पुलट ढूंढ निकालती है, उसकी फूंक मार मार कर तेज करती है, फिर एक ही झटके से जलाकर उनको धीरे धीरे ठंडा होता हुआ देखती है। एक एक अंगारा इस प्रकार क्यों जलाती बुझाती है? वह मेरे पास आकर बैठती है तो घबरा जाता हूँ। धीरे धीरे मेरे शीतल काया पर गांठें उभर आती है। मेरी वासना की केचुली में से जैसे हलचल होने लगती। उस समय मेरी आंखों में आवेश सा उत्पन्न होता है। जब वह उठकर चली जाती है तो लगता है कि मेरी देह ठंडी हो रही है। यह गर्मी, यह सर्दी, उसका यह भेद है। राज, यह कैसा प्रेम है? यह कैसा रिश्ता है? कभी मैं सोचता हूँ शायद इस अंतिम क्षणों में भी मेरे साथ इच्छा के विरुद्ध किए गए विवाह का तिल तिल करके बदला ले रही है। अगर इसका प्रेम सच्चा है तो यह नारी कौन है? किस स्वर की अप्सरा है जो कष्ट से भरी हुई धरती पर भूल कर आ गई है? हरिशंकर का देहांत हो गया जज साहिब। उस समय मुझे लगा कि इस विपत्ति के समय हरि के परिवार को बेसहारा छोड़कर जाना एक नीचता होगी। ये किसके सहारे रहेंगे? मेरी जगह कोई और होता तो शायद वह भी ऐसा ही सोचता। मेरा स्वाभिमान, मेरी मानवता के समक्ष जो प्रश्न चिन्ह है उनसे हार कर भागना आसान नहीं था। मेरा कारोबार ढीला चल रहा था। हरि की बीमारी के समय ही कंपनी में शहर में 2 और एजेंट नियुक्त किए गए थे। उस समय मैंने मोहिनी से प्रश्न किया कि उसके भविष्य के लिए क्या सोचा है। मुझे अच्छी तरह से याद है, इसने कहा, इस शहर में मैं अब एक दिन भी नहीं रहना चाहती। उस समय मैंने उसका यह अर्थ नहीं समझा कि मोहिनी ने इस कठिन घड़ी में मुझे ही अपना सहारा माना। बड़े लड़के अनु को मैंने एक पब्लिक स्कूल के दाखिल करवाया, परंतु वह पढ़ने लिखने में कमज़ोर था। स्कूल का वातावरण उसे पसंद नहीं आया। वहाँ से वह भाग आया। उसकी लापरवाही मुझे पसंद नहीं आई। इस बात से मैं उस पर नाराज़ हुआ। वह जिद्दी स्वभाव का था और आवारा भी हो गया था। एक दिन वह घर से भाग गया। मोहिनी को लगा कि उसको मैंने भगाया है। बस उसी दिन से मोहिनी और मेरे संबंध बिगड़ने लगे। उस समय उसकी गोद में यही लड़की थी। यह लड़की मेरी और मोहिनी की है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस पर मेरा हक है। यह मुझे मिलना चाहिए। मोहिनी के पास रहकर तो इसका ठीक से पालन पोषण हो सकता है और न ही पढ़ाई लिखाई। यह भी हो सकता है कि इसकी जिद्दी स्वभाव इसी कोमल बच्चे के साथ भी इसी प्रकार निर्दयी व्यवहार करे जैसे इसने अपने संगी रिश्तेदारों के साथ किया है। देहरादून छोड़कर आए मुझे 3 महीने हो गए। यहाँ आने से पहले हमने निर्णय लिया था कि अब हम दोनों इकट्ठा नहीं रहेंगे। यह लड़की किसके साथ रहेगी इसके बारे में हमारे बीच कोई समझौता नहीं हो सका। आज मोहिनी के पास अपने जीवन निर्वाह की जो विकट समस्या है उसको देखते हुए इस लड़की का इसके पास रहना और भी अनुचित है। मैं समझता हूँ यह मजबूरी के कारण या तो पैसे लेकर इसको कहीं दे देगी या इसका कोई बिना मेल का संबंध करेगी।
जिससे इसका अपना जीवन निर्वाह होता रहेगा। जज साहिब, मोह, ममता, प्रेम आदि ये कोमल भावनाएं वहीं रह जाएगी जहाँ मनुष्य की बुनियादी आवश्यकताएं पूर्ण होती है। गरीबी और तंगी और भूख की ज्वाला में ये कोमल अंकुर मुरझा जाते हैं। इन 10 वर्षों में मैंने मोहिनी को किसी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने दी। आज तक इसने मेहनत मजदूरी करने की बात सोची भी नहीं। यह अपने मायके में भी नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति में मासूम बच्ची को इसके पास रखना कहाँ तक उपयुक्त है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये बच्ची मेरी है, अदालत इसको पास मुझे दिला दे। भगवान से ज़्यादा मुझे ये बच्चे प्यारे हैं, इसलिए इनकी सौगंध खाकर अदालत को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जो कुछ भी बयान दे रही हूँ यह मेरी याद और मेरी समझ के अनुसार सत्य और उचित है। मेरे पति के भागीदार राजकुमार जी ने जो बयान दिया था मैंने बड़े ध्यान से सुना। उनमें से उन्होंने बहुत सी बातें तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत की। पहली यह कि इनके काम में मेरे स्वर्गवासी पति की कोई भागीदारी थी। काम में लगने वाले पूंजी में अगर भाग न पड़े तो कारोबारी की भागीदार का अर्थ क्या हो सकता है। इसलिए राजकुमार से मेरे पति को आर्थिक सहायता लेते थे। यह कारोबार की भागीदारी के लाभ के रूप में नहीं हो सकती। यह ऋण हो सकता था या मित्र की एक दूसरे मित्र की गई सहायता। यह सहायता का कर्ज उस समय शुरू हुआ जब मेरे पति अदालत के सामने, अब मैं नाम लेकर उनका जिक्र करूं, बीमार होकर चारपाई पर पड़ गए थे। राज और हरिशंकर के संबंध को मैं एक आदर्श मित्रता की भावना समझती हूँ। हरिशंकर को लगता था कि ये ठीक हो जाएंगे और मैं तो चाहती थी कि मेरा सुहाग बना रहे। यही कारण था कि हरिराज से उधार लेता था तो मैं उसे बुरा नहीं मानती थी। उस समय उस ऋण के पीछे अगर कोई राज की कोई बुरी भावना थी तो उसका मुझे पता नहीं। मेरे और हरिशंकर के संबंध को राज ने जिस रूप में प्रस्तुत किया है उसमें जितना झूठ है उतना ही कपट मिला हुआ है। यह सच है कि हरि के साथ मेरा विवाह मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ, परंतु यह कहना कि इस बात को मैं नाराज़गी से मैं अपनी गृहस्थी को एक दुखांत नाटक बनाने के लिए स्वयं को मुख्य पात्र बन गई। मेरे साथ ही नहीं, मेरे बच्चों के साथ और मेरे स्वर्गवासी पति के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हुआ। हमारे वापसी संबंध का जीता जागता प्रमाण मेरे ये सुंदर बच्चे, जिनमें मैं एक बर्बादी का कारण यही राजकुमार है। इसके मन में वासना की छिपी हुई जहरीली आग है जिसने धीरे धीरे हरि को एक निश्चित योजना अनुसार समाप्त करने के लिए हर समय श्रृंगार करके मुझे अपने समीप बैठने और उनकी सेवा करने की प्रेरणा दी है। इसने हरि से दूर करने में मुझे एक दिन मुझसे कहा, हरि आज बहुत उदास है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कह रहा था कि मेरी बदनसीबी है कि मैं मोहिनी के मन में जगह नहीं बना पाया। बीमार होने के बाद उसने एक बार भी मुझे विश्वास नहीं होने दिया कि मैं उसका पति हूँ। उसके वस्त्र, शुष्क व्यवहार, लंबे लंबे बाल, यह क्या रूप है। मुझे अस्पताल में दाखिल क्यों नहीं करवाते जज साहब। उस दिन के बाद मैं उनके पास जाने से पहले अपने वस्त्र बदल लेती, शीशे में अपना मुंह देखती, कहीं लापरवाही की थोड़ी सी छाप भी चेहरे पर रह न जाए। कुछ दिन पश्चात मुझे लगा कि हरिशंकर इससे प्रसन्न नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि उनकी मौन वेदना और भी गहरी होती जा रही है और मेरी ओर घूर कर देखते तो उनकी आंखों के कोनों में अंदर का गर्म लावा बूंद बूंद करके गिरने लगता। इसी विचित्र स्थिति थी जज साहब। मैं मूर्ख थी, यही सोचती रही कि उनकी आत्मा की खुशी के आंसू है। वास्तव में वे उस बच्चे के आंसू थे जो किसी के डर से अधिक भार को न तो उतारता और न ही उसकी शिकायत करता, केवल चुपचाप रोने लगता है। यह नाटक का सूत्रधार राजकुमार हमको कठपुतली की तरह अपनी गंदी चतुराई के धागे में बांधकर हंसा और रुला रहा था। यह ठीक कहता है कि इसके लिए यह सब एक नाटक था। हरि की कमजोर काया, रंग, सुगंध उस कृत्रिम भार के नीचे दब रही थी, पर वह बोल भी नहीं सकते थे। बस उनकी आंखों में गरम गरम आंसू गिरते थे। राजकुमार ने हरि की बीमार देह की दरार वाले चीनी के बर्तमान के साथ उपमा दी। वह वैसे तो ठीक है जज साहब, पर मर्तबान बहुत मुलायम और कोमल था। उसे सर्दी गर्मी से बचाने की बहुत आवश्यकता थी।
सर्दी गर्मी से इस चतुर व्यक्ति का षड्यंत्र था, जो कहता है कि कभी शिकार नहीं रहा। शिकार केवल बंदूक से ही नहीं होता जज साहब। यह बात अच्छी है। आज मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि हम उसका भी शिकार करते हैं और अधिक चाहत से करते हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं होती। बेचारा हरी उसी प्रकार का शिकार था। इस प्रकार के शिकार के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर एक विषैला शब्द, एक विषैला भ्रम उस भोले भाले शिकार को निशाना बना दे तो उसके पीछे बंदूक उठाकर घूमने की मूर्खता की क्या आवश्यकता है। हरी ने राज की बातों को ध्यान में रखकर राज को मेरे उस रूप से घबराकर जो कुछ कहा हो सकता है, उसने सारी बातचीत स्वयं ही खड़ी हो। ऐसे तो वह बड़ी स्वाभाविक लगती है। हरी की वेदना को आज समझ रही हूँ। उस समय उसके प्रेम के मूढ़ नशे को मैं नहीं जान सकी। अपने सुहाग के कोमल गुलाबों को ताज़ा और गरम गरम खाद दे देकर अपने ही हाथों से उसे सुखा रही हूँ। यह झूठ है जज साहिब कि हरी के स्वर्गवास हो जाने के बाद मैंने राज से कहा कि अब मैं इस शहर में नहीं रह सकती। वास्तव में उस समय इतनी विवश थी कि मुझे एक ही चिंता थी कि मेरे बच्चे पल जाए, विपत्ति की मार में पड़ी धूप में ये कलियां मुरझा न जाए। मैं कभी अपने शहर के बाहर नहीं गई। मुझे क्या पता था कि देहरादून अच्छा है या मुंबई। उस समय मुझे सहारा देने के लिए मेरे संगी संबंधी में से कोई आगे नहीं आया। मैंने डरी हुई हिरनी की तरह उस शिकारी के हाथों अपना सहारा समझ लिया जिसने मुझे अपने जाल में बंदी बना लिया था। यह सब कुछ इसने उसे अपने दूर करने के लिए किया। वह लड़का बड़े कोमल स्वभाव का था। आज से घृणा करता है। उसे देखकर वह मन ही मन जलता भूनता था। यही कारण था कि वह पढ़ लिख नहीं सका, आवारा हो गया, घर से भाग गया। राज मुझे विश्वास दिलाता कि वह वापस आ जाएगा। पुलिस उसे ढूंढ रही है, परंतु वह वापस नहीं आया। उसके जाने के 2 वर्ष पश्चात उसका एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, वह नीली आंखों वाली सांप हमारे घर से ले गया या नहीं। वह मेरे पिताजी का कातिल है। उसने हमारी ममता लूट ली। मैं एक दिन आऊँगा उसके विषैले फन को तोड़ने के लिए। यह पत्र अपने बयान में साथ लगा रही हूँ। सारी बयान देने की आवश्यकता मुझे इसलिए हुई कि इस व्यक्ति का वास्तविक रूप मैं अदालत के समक्ष रख सकूं। आज तक मेरी बेटी का पिता बनकर इसने इसको मुझसे छीनना चाहता है। अदालत यह न्याय करे कि क्या यह फूल सी बच्ची इसे सौंपी जा सकती है। एक बात और, देहरादून जाकर मुझे पता चला कि यह शराब पीता है। देहरादून में हम जिस विवशता में इसके अधीन रहे वह एक अलग दास्तां है जज साहिब। हमारा पालन पोषण करने में इसका कितना परोपकार था और कितना स्वार्थ, कितना पुण्य था, कितना पाप, कितना सच था, कितना झूठ, यह सब एक लंबी कहानी है। कितने वर्ष इसके साथ रही, किंतु न तो कानून की नज़र में और न ही समाज की नज़र में हमारा कोई रिश्ता है। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने हमें जो सहारा दिया वह कानूनी प्रतिबंध और सामाजिक प्रतिबंध दोनों से कहीं ऊपर है। अगर यह मुझसे कहता तो इसके साथ विवाह करके रहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। देहरादून में रहते हुए लोग हमें पति पत्नी ही समझते थे। हम भी अपना परिचय आवश्यकता अनुसार ऐसे ही देते थे। यह बात बढ़ते बढ़ते मेरे होंठों का ताला बन गई। मैं इसको कैसे कहती कि हमें कानून और समाज दोनों की मान्यता रखते हुए विवाह कर लेना चाहिए। यह दुनिया पहली बार उस समय सामने आई जब इसने मेरे बेटे को एक स्कूल में दाखिल करवाया। उसके स्कूल के प्रमाण पत्र में पिता के खाने में हरिशंकर लिखा था। इसने स्कूल के अधिकारियों को बताया कि हरिशंकर उसका बड़ा भाई था जिसका स्वर्गवास हो गया। उसके बच्चों का वही एकमात्र संरक्षक है। इसने मुझ पर आरोप लगाया कि अगर मैं इससे अलग रहती तो मेरे पास न तो धन दौलत और न ही कोई काम धंधा। इस बात से इसको डर है कि या तो मैं अपनी बिटिया को कहीं बेच दूंगी या जिसे दूंगी वह घर जमाई बनकर उसकी आय पर गुजारा करूंगी।
यह चिंता इसे क्यों है? यही चिंता मुझे भी हो सकती है। यही चिंता मुझे है। इसके आगे क्या होगा, यह जानने के लिए कोई कागज़ रद्दी में मिले हुए कुछ उस लिफाफे में कुछ नहीं मिला। इस बात का दुख अवश्य है कि इस रोचक घटना का क्या बना, इसका क्या पता चल नहीं सका। इसमें मेरा ही क्या दोष? 30 वर्ष पहले की घटना है। अब हमें न तो वह राजकुमार से मिलना है, न ही मोहिनी से। उस बच्ची का क्या हुआ, यह जानने की उत्सुकता मुझे बहुत है। ऐसा कोई उपाय नहीं कि उसका पता ठिकाना चल सके। हम यही कामना करते हैं कि वह एक ऐसी सुखी गृहस्थी में निवास कर रही हो जहाँ न तो हरिशंकर की बीमारी और विवशता हो और न ही राजकुमार की नीली आँखों की वो गहरी झील हो जिसमें तैरना कठिन, डूबना आसान था, और न ही मोहिनी का वह अर्थहीन सौंदर्य जो किसी के लिए अमृत नहीं बन सका। धन्यवाद। यह थी कहानी भागीदारी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।